नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग होगी और तेज गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जाने 31 दिसंबर तक के नियम। दरअसल कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच जंग तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के ताज़ा दिशा निर्देश के मुताबिक राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। इस बार सरकार का ज़्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने की है। बता दें कि सरकार के यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी तरह छूट दे दी है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि 43 चाइनीज ऐप बैन करने के फैसले से तिलमिलाया चीन, याद आने लगे WTO के नियम। दरअसल बता दें कि चीन ने बुधवार को कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 43 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने के भारत के निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। चीन ने दावा किया कि यह कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। भारत के ताज़ा कदम के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाता सम्मेलन में इसको लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस साल जून से अब तक 4 बार भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीन से जुड़े स्मार्टफोन ऐप पर पाबंदी लगाई है। प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम भारत सिद्धांतों और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इसमें चीनी कंपनियों के हितों और वैध अधिकारों की अनदेखी की गई। झाओ ने कहा कि चीन सरकार हमेशा अपनी कंपनियों से दूसरे देशों में काम करते समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानून का पालन करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत का आर्थिक व्यापार सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक है। प्रवक्ता ने कहा कि हम भारतीय पक्ष के इस भेदभावपूर्ण रुख में तत्काल सुधार लाने और आगे द्विपक्षीय सहयोग को नुकसान पहुंचाने वाले कदम से बचने का आग्रह करते हैं। साथ ही रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि MP की धरती पर अब नहीं होगा लफ्ज़, 10 साल की सजा के साथ कानून बनाने की तैयारी हुई पूरी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लफ्ज़ को लेकर कानून बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी तरह का लफ्ज़ नहीं चलने दिया जाएगा। कैबिनेट में पेश करने के लिए लफ्ज़ के खिलाफ ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त टीम ने ड्राफ्ट तैयार किया। इसके तहत लफ्ज़ करने वाले को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक के मसौदे के लिए हुई बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि पहले लफ्ज़ के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किए हुए 10 साल कर दिया। वहीं मर्जी से शादी करने वाले को 1 महीना पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। खास बात यह है कि लफ्ज़ में विवाह करने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक बार फिर BJP को धर्म संकट में डाला, फंसा ये पेच। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद रिक्त हुए राज्यसभा सीट को लेकर NDA में असमंजस की स्थिति है। केंद्र में BJP की सहयोगी पार्टी LJP इस सीट पर पासवान की पत्नी रीना पासवान को देने की मांग कर रही है। JDU ने BJP के पाले में गेंद डाल दी है, वहीं इस सीट पर BJP की भी निगाह है। बता दें कि LJP के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाना रामविलास पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। LJP
बीजेपी की तरफ से इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी भेजा गया है। बता दें कि रामविलास पासवान की जगह एनडीए की तरफ से कौन राज्यसभा जाएगा, इसे लेकर एनडीए के घटक दल ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं। एलजेपी ने जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरकर जेडीयू और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, उससे एलजेपी के हिस्से में इस सीट का जाना आसान नहीं दिख रहा।